राज्यसभा से निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद जब पहले दिन ही पहुंचे संसद भवन, तो वहां बहुत ऐतिहासिक मौका रहा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि अब राज्यसभा सांसद हैं, उनसे बात करते हैं कैसा अनुभव रहा। सर बताइए, आप पहली बार तो ऐतिहासिक रूप से निर्विरोध निर्वाचित हुए, उसके बाद पहले दिन ही जैसे गए वहां शपथ लेने के लिए, वो सब मौका सब ऐतिहासिक रहा, कैसा अनुभव रहा है? देखिए, मैं विधान परिषद में नेता सदन रहा और नेता सदन के नाते 5 साल मुझे जो काम करने का अनुभव मिला, तो संसदीय कार्रवाइयों से तो मैं विज्ञ था पहले से। ये अलग बात है कि राज्यसभा में दूसरी प्रकार की थोड़ा सा परिवर्तन है और विधान परिषद में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, लेकिन काम करने की प्रवृत्ति एक सी है। ये मेरे लिए ऐतिहासिक क्षण था कि जब मैं पहुंचा तो वहां पर उस दिन जो संसद भवन, पुरानी बिल्डिंग जिसको अब हम संविधान सदन कहते हैं, तो संविधान सदन यानी पुरानी जो संसद भवन था उसका अंतिम दिन था और अंतिम दिन का मैं अंतिम व्यक्ति था शपथ लेने वाला। ये आकस्मिक रूप में था, ये मेरे जीवन की एक यादगार घटना थी। ये भी ऐतिहासिक क्षण दर्ज हो गया इतिहास में। और दूसरे दिन, क्योंकि मेरी जिंदगी में मंगल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हर कार्य मंगल को होता है, जो भी शुभ काम, चाहे मेरी नियुक्ति का रहा हो विश्वविद्यालय में, मेरा हाई स्कूल, इंटर, बीकॉम, एमकॉम का रिजल्ट का रहा हो, बटन चेयरमैन या राष्ट्रीय युवा आयोग, या 3 बार बीजेपी यूथ का अध्यक्ष बनने का, या 2 बार महापौर बनने का, या उप मुख्यमंत्री बनने की सूचना का रहा हो, मंगलवार का दिन मेरे लिए मंगलकारी रहा है। और आप भी ये अजीब संयोग देखिए कि जिस दिन मैं पहुंचा तो 19 तारीख थी और उस दिन मंगलवार था, और मंगलवार को यानी एक तरफ इमारत बदल रही थी और एक तरफ इबारत बदल रही थी। मैं नए संसद भवन में प्रथम दिन मैं मंगलवार को प्रवेश होता हूं और वहां भी सबसे कम समय वाला सांसद, सबसे पहले पहुंचने वाला हो, एक ऐसा सांसद जो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर दोनों सदन की कार्रवाइयों में शामिल हुआ। देखिए, संसद की फिर से लोकसभा का चुनाव आने का वक्त हो गया है और उससे पहले आखिर में आपने ही शपथ ली, और ये जो अचानक से डेवलपमेंट हुआ है, क्या आपको लगता है किसी मंगल को ये भी सुनने को मिलेगा कि नई सरकार में आप शामिल होंगे? नहीं, देखिए, ये सब बातों पे मैंने कभी कोई चीजें कही है। पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के कार्यकर्ता रहने के नाते संगठन में लंबे समय से मैं काम कर रहा हूं। संगठन मेरी रुचि का विषय है और जहां भी पार्टी निचले से लेकर और ऊपर तक का जो भी काम सौंपती है, मैं यूथ का अध्यक्ष था तो आदरणीय भंडारी जी ने ये प्रश्न मुझसे पूछा था, आप क्या चाहते हो? तो मैंने उनको एक जवाब दिया था। मैंने कहा था, आदरणीय, जहां पर कम वहां पर हम, जहां आप कमी महसूस करते हैं और मेरी आवश्यकता उपयोगिता समझते हैं, वहां आप मुझे दीजिए। बीजेपी में कार्यकर्ता स्वयं से अपने कार्यों का निर्धारण नहीं किया करता है, स्वयं से इच्छाएं या सपने नहीं देखता है। उसका सपना होता है संगठन की मजबूती और जनता के प्रति अगर सरकार में है तो जवाबदेही है। और इन कामों को करते हुए एक लंबा समय मुझे हुआ है। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला और हुआ महिला आरक्षण को लेकर के। हालांकि विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक चाल है, क्योंकि 2029 से पहले कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन क्या सरकार की योजना क्या आपको लगती है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज जाए कि जो उन्होंने काम किया है वो जल्द से जल्द लागू होने के लिए? देखिए, विपक्ष के नेता कल भाषण में एक शब्द बोल रहे थे कि ये जो आया है ये हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, प्रधानमंत्रियों ने रखा था प्रस्ताव। ये बात को बार बार जोर देकर बोल रहे थे। उनसे मेरा प्रति प्रश्न है कि अगर आपके नेताओं ने रखा तो आपने सिर्फ पास क्यों नहीं होने दिया? आपकी नीति और आपकी नीयत अगर साफ थी तो आपका लोकसभा में बहुमत था, राज्यसभा में 2/3 बहुमत था, आपने क्यों नहीं किया? वो कहते हैं राज्यसभा में पास कर दिया था, तो लोकसभा में भी तो आपको बहुत बड़ा बहुमत था और आपके सहयोगी मिला ले तो बहुत ही बड़ा विशाल बहुमत था। आपको क्या लगता है, क्या रीजन रहा होगा इन्होंने शुरू किया? और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस कभी, चाहे वो अल्पसंख्यकों को देने वाला हो, चाहे अनुसूचित को पिछड़े देने वाला हो या महिला को देने वाला हो, वो दिखावा करते हैं लेकिन वास्तविकता में नहीं। लेकिन वोटिंग हो रहा था
आदरणीय सोनिया जी उठ के चली गई। क्यों? आप महिला है और महिला कांग्रेस की सबसे बड़ी महिला नेत्री है, आपको रहना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए। अटल जी 4 बार लाए यही महिला विधायक को, 98 से लेकर 2003-4 तक 4 बार प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी लाए, इन सब ने सहयोग नहीं किया। देवगौड़ा जी लाए, सहयोग नहीं किया। मोदी जी ने जब लाए तो इसमें भी वो अड़ंगा लगा रहे थे। इसमें अड़ंगा एक और नया लगाने की कोशिश हो रही है कि भाई इसमें ओबीसी और पिछड़ों को शामिल नहीं किया गया। देखिए, जो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी चीजें की गई हैं। उसमें जो भी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत संभव था, कांग्रेस भी यही अगर वो कर सकते होते तो वो भी वही लाते। वो जो लाए थे वो कहते कि मेरा ही पूरा किया हुआ है, तो जाहिर सी बात थी उनकी संवैधानिक व्यवस्थाएं ऐसी थी कि जिसमें नहीं कर सकते थे। अभी इसकी जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद कौन सी आरक्षित सीटें होंगी, चुनाव आयोग उनका निर्धारण करेगा। एक लंबी प्रक्रिया है और उस लंबी प्रक्रिया के दौरान ये सारी चीजें होना है। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो इस तरह का कहा जा रहा 2029 से पहले नहीं हो पाएगा? नहीं, क्या जल्दी होने की ये गुंजाइश है? अंतिम सीमा 29 दी गई है, अंतिम सीमा। अब जनगणना एक दिन में नहीं होती है। 2011 के आधार पर आप आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकते, उससे कहीं ज्यादा संख्या है इस समय जनसंख्या है। अगर आप उस आधार पर देते हैं तो आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। उसके आधार पर करेंगे तो ज्यादा संख्या में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। एक और नई चीज निकल के आई नई संसद को देख करके कि पिछली संसद से इस बार बहुत ज्यादा सीटें बनाई गई हैं नई संसद में। क्या परिसीमन में ऐसी कुछ विचार है कि सीटें बढ़े लोकसभा? मोदी जी का जो कार्यशैली है वो आज की नहीं सोचते हैं। कोई भी योजना दे लीजिए तो 40 साल आगे की, 50 साल आगे की नियोजन करके वो सोचते हैं, और संसद भवन में तो 100 साल आगे का सोच के चले। आज विश्व का सबसे मॉडर्नाइज सिस्टम अगर कहीं है, चाहे डिजिटलाइजेशन के मामले में हो, चाहे संसदीय परंपराओं के संबंध में हो, अगर आप जाकर देखेंगे तो लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं। दुनिया के कई देश इस संसद का शोध करेंगे। आगे के लिए हम मान सकते हैं कि कुछ सीटें लोकसभा की बढ़ सकती है। जनसंख्या होगी और जनसंख्या के आंकड़े आएंगे तो निश्चित रूप में जो जनसंख्या 2011 की जनसंख्या है, आज 2023 है, 2024 के बाद यानी 2025 में अगर जनगणना होती है, जो चुनाव है इसमें जनगणना का औचित्य नहीं है। 2025 में अगर जनगणना शुरू होती है तो साल भर लगता है, 1.5 साल जो भी लगता है, तो जाहिर सी बात है इससे कहीं ज्यादा संख्या आएगी। और जब आएगी तो कहेंगे संसद भवन में अब आपने इतनी सीटें क्यों बनाई? जब जनसंख्या ज्यादा होगी, क्षेत्र ज्यादा होगा, सांसद ज्यादा होंगे, राज्यसभा के सांसद उसी रेशियो में आगे बढ़ेंगे, तो उनकी बैठने की जगह कहां से आएगी? भले ही 5 साल बाद, लेकिन मोदी जी ने अभी से उस सीटों को लगा के रखा है। तो ये दूरदर्शिता की बात है। एक और मुद्दा है जो सरकार की दूरदर्शिता दिखा रहा है एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे। कनाडा के साथ इतने टेंस माहौल हो गया है, ट्रूडो ने बयान दे दिया, उसके बाद यहाँ वीजा बंद कर दिया गया, इतना डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा। क्या ये जो एनआईए की कार्रवाई है, सरकार की कार्रवाई, ये सरकार की एक लाइन में कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, इसकी वैदेशिक नीति, विदेश नीति का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। मोदी जी में वो शक्ति है जो यूक्रेन और रूस दोनों को एक ही कार्यक्रम में बैठा सकते हैं। अमेरिका और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से उनके मधुर संबंध एक साथ हो सकते हैं। ब्रिटेन का राष्ट्रपति आके उनके साथ में निश्चित रूप में वो बैठ सकता है। तो मोदी जी की अगर वैदेशिक नीति में कहीं पे कोई ठहराव की स्थिति का आप अगर उल्लेख कर रहे हैं तो ये सब अस्थायी है। मान के चलिए कि जो भी देश आतंकवाद को अगर प्रश्न देगा कहीं भी, तो भारत सरकार उसका प्रतिकार जरूर करेगी। तो ये डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि नए बने राज्यसभा सांसद हैं, बहुत उम्मीदों के साथ उन्होंने शुरू किया संसद का ये सफर, और मंगल के दिन ही मंगल इनके जीवन में होता है। और मोदी की जो नीतियां हैं वो उम्मीद करते हैं देश को और आगे बढ़ाएंगी, और आने वाले चुनाव में जो उम्मीद की जा रही है शायद हो सकता है वैसा ही रिजल्ट भी इनको मिले। शिवेंद्र श्रीवास्तव, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।